हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 11 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन। और हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्मोनिक एमिशन। ठीक है, बढ़िया चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट इज थर्मोनिक एमिशन। ठीक है, एमिशंस के बारे में, इलेक्ट्रॉन एमिशन जो रहता है वो 4 टाइप का होता है। थर्मोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो थर्मोनिक एमिशन से, नाम से पता चल रहा है थर्मोनिक है। जैसे कोई भी एक मेटल सरफेस है और उस मेटल सरफेस को जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट एनर्जी। तो इसमें से जो हीट एनर्जी जब मिलती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगते हैं? एमिट होने लगते हैं। इस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। तो द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। इसको बोला जाता है थर्मोनिक एमिशन। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि इस वाले इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज हीट एनर्जी उसमें मिल रही है। तो थर्मोनिक एमिशन में हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है काय में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट प्रॉपर्टीज शुड पोसेस बाय अ मेटल यूज फॉर थर्मोनिक एमिशन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि किसी भी मेटल को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये एक मेटल है और इस मेटल को जब हम हीट एनर्जी जब हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। अब हीट एनर्जी दे रहे हैं, मेटल को दे रहे हैं, तो उस मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है, द मेल्टिंग पॉइंट शुड बी क्वाइट हाई। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम हीट दे रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो जब हीट दे रहे हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट होंगे। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है तो उस हीट पे वो मेटल ही मेल्ट हो जाएगी, तो थर्मोनिक एमिशन का प्रोसेस उसमें नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। एंड सेकेंड नंबर, द वर्क फंक्शन शुड बी लो। जो वर्क फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। वर्क फंक्शन क्या होता है? वह एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन्स मेटल में से एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, उस एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हम चाहेंगे कि कम से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? एमिट होना स्टार्ट हो जाए। तो वर्क फंक्शन जो है वो कम होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होना चाहिए। और ये दो प्रॉपर्टीज के बेस पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टंगस्टन इज द मोस्ट सुटेबल सब्सटेंस फॉर थर्मोनिक एमिशन। टंगस्टन मेटल जो रहता है वो थर्मोनिक एमिशन के लिए सबसे बेस्ट मेटल होता है, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और वर्क फंक्शन जो है वो क्या होता है? लो होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वगैरह जो हमने डिस्कस किया था, जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें भी हमने बात की थी। तो उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट, जो हाइगन्स प्रिंसिपल था, हाइगन वेव थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट कैसे ट्रेवल करता है? वेव के फॉर्म में। वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इस बेस पे हाइगन ने 5 फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। बट जो बाकी के फिनोमिना थे, जैसे लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एमिशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे फिनोमिना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर ये जो सारे फिनोमिना थे वो एक्सप्लेन हुए प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट जो रहता है वो फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। फोटोन मीन स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसको बोला जाता है फोटोन। ठीक है, तो अगर आपको लाइट को कंप्लीटली स्टडी करना है, सारे फिनोमिना को स्टडी करना है, तो आधे फिनोमिना के लिए आप कौन सी थ्योरी यूज करेंगे? वेव थ्योरी। लाइट वेव के फॉर्म में चल रहा है। बाकी के फिनोमिना के लिए आप ये सपोज करेंगे कि लाइट जो है वो फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो लाइट वेव भी है एंड लाइट फोटोन के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रहा है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, ये जो दोनों फिनोमिना से, दोनों से मिलके लाइट जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, तो इसको बोला जाता है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो स्टूडेंट, द फिनोमिना ऑफ लाइट such as interference, diffraction, polarization, etc.
could be explained by the wave theory. ये जो फिनोमिना थे किसने एक्सप्लेन किया? वेव थ्योरी ने, ठीक है ना. बट द वेव थ्योरी could not explain the other phenomena such as photoelectric effect, emission, etc. ठीक है. This phenomena could be successfully explained by the प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी अभी बताया कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी में जो लाइट है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करता है. ठीक है. Thus both photon theory and wave theory are required to explain the phenomena of light, and light has dual nature, wave nature and particle nature. लाइट का नेचर जो रहता है वो वेव भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, और इसको बोला जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड राइट द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो स्टूडेंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी थर्मोनिक एमिशन हमने देखा था. सेम कंसेप्ट होता है कि जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जब लाइट इंसिडेंट होता है, ठीक है ना, लाइट वेव इंसिडेंट होगा. ठीक है, तो जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं? एमिट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो जब किसी भी इसके ऊपर, लाइट मींस वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो जब यूवी रेज, स्पेशली इसमें जब क्या होता है, यूवी रेज जब इसमें से एमिट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे? एमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं. इस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, दैट इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. थर्मोनिक एमिशन में थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, इसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी काय में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, और राइट द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के जो लॉ है, इसमें फर्स्ट लॉ जो है, देयर इज अ डिफाइनाइट कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजेक्टेड एट एनी सब्सटेंस. ठीक है. सेकेंड होता है, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है. थर्ड लॉ होता है, काइनेटिक एनर्जी जो रहती है ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर. एंड फोर्थ नंबर है, देयर इज नो टाइम लॉगिंग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे ही उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट हो जाता है. बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कैसा रहेगा? जीरो के इक्वल रहेगा. तो स्टूडेंट, ये थे 4 लॉ. तो अगर एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो ये 4 लॉ इस तरीके से आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड राइट द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के. ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट डू मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? कट ऑफ पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है. द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड फॉर विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें कि ये 2 प्लेट्स है. ठीक है, और इन 2 प्लेट्स में ये जो है वो कैथोड है और ये एनोड है. ठीक है, और कैथोड और एनोड है, इसमें हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. जब कैथोड के ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी ओर मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेगा. कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हम क्या कर रहे हैं, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड जो है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं. ये जो एनोड है इसके पोटेंशियल को हम कम करते जाएंगे. पहले तो कम करते जाएंगे और कम करते करते नेगेटिव पे ले आएंगे. तो जब नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा. तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे बिकॉज रिपल्सिव फोर्स लग रहा है. तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है, उस टाइम पे जो एनोड का जो पोटेंशियल होता है उसको बोला जाता है कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट आंसर कि द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड फॉर विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अप टू 100 वोल्ट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. हमारे पास 100 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन है,
तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है 100 वोल्ट के, और फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू E इंटू वी के। अगर हम जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास गिवन है 100, तो जब हम यहाँ पे 100 की वैल्यू पुट करेंगे और अगर हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो जो एनर्जी होगी इज इक्वल्स टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है जूल में तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अप टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट पे वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। वेवलेंथ हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स 100, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल्स टू कितना होता है, एच न्यू के, वेयर न्यू मींस व्हाट, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है C अपॉन लैम्डा के। तो E इज इक्वल्स टू होता है HC अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, HC अपॉन लैम्डा, वेयर H मींस व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8, और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है स्टूडेंट 4000 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर माइनस 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 4000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 माइनस 10 है, प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस 7 हो जाएगा, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, नंबर्स को आप कैलकुलेट करिए, और जब टोटल आंसर आएगा इज 4.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू 4.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के, ठीक है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा इज इक्वल्स टू जूल के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा 4.97 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द टू लाइन्स मार्क्स A एंड B इन द गिवन फिगर, आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, इसमें दो लाइंस बनी हुई है A एंड B के, ठीक है। शो द प्लॉट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन अंडर रूट बी। ये जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है ये लैम्डा और 1 अपॉन V के बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है। वेयर द एक्सेलरेटेड पोटेंशियल ऑफ टू न्यूक्लियस 1s2 एंड 1s3, ठीक है ना। ये जो लाइंस है ये 1s2 एंड 1s3 के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये जो लाइंस बनी हुई है इसका जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नंबर 2, आइडेंटिफाई विच द लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस न्यूक्लियस, ठीक है। 1s2 और 1s3 में कौन सी लाइंस इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो ग्राफ बना है वो लैम्डा और 1 अपॉन V में, अंडर रूट V में ग्राफ बना है, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था, जो पहले हमने जो वीडियोस थे उसमें हमने इस बारे में डिस्कस किया हुआ है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2mqv, ये एक रिलेशन होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, याद रखिएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2mqv के, ठीक है ना। इस V को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें इधर से तो लैम्डा अंडर रूट V इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2mq के, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप देखेंगे लैम्डा अंडर रूट V इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2mq के, और ये जो लैम्डा अंडर रूट V है तो ये जो वैल्यूज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट, तो स्लोप ऑफ द लाइन जो रहता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, H अपॉन अंडर रूट 2mq को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, H अपॉन अंडर रूट 2mq
क्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्राफ जो प्लॉट हो रहा है उसमें, ठीक है। अब नंबर 2 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस न्यूक्लियस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आपके पास फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m QV के, ठीक है। लैम्डा को हमने v को इधर ट्रांसफर किया तो लैम्डा अंडर रूट v इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूब। h मींस व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट सबके लिए सेम रहेगा। न्यूक्लियस हमारे पास गिवन है 1s2 and 1s3। इसमें ये जो 1 जो है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मींस दोनों का चार्ज कैसा है, सेम है। तो Q सेम है, H सेम है, 2 सेम है, ठीक है। तो लैम्डा अंडर रूट V जो है इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m के, ठीक है ना। ये रिलेशन हमको मिल गया, वेयर m मींस व्हाट, मास, ठीक है। अब आप देखेंगे 1s2 और 1s3, तो इसमें 2 और 3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1s3 जो है इसका मास ज्यादा है किससे, 1s2 से। अब इसका मास ज्यादा है तो ये जो वेवलेंथ वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो आप देखेंगे कि m का मास जो है 2 वाले का मास कम है, तो 2 वाले का मास कम है तो उसका स्लोप जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो 2 वाले का स्लोप ज्यादा होगा, मींस ये जो b वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, 1s2 को, ठीक है। और 1s3 मींस इसका मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो a वाली लाइन है ये वाला ये रिप्रेजेंट करेगा 1h3 को। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। पहले वाले का आंसर था कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट, h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। एंड सेकंड नंबर है कौन सी लाइन जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बी लाइन 1s2 को रिप्रेजेंट कर रही है और ए लाइन जो है वो 1h3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे हमारे जो भी नए वीडियोस है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।